चले तो फिर आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल का क्या मतलब है? वेरियस सोर्सेज ऑफ कैपिटल, जहां से आपने पैसा इकट्ठा किया है। उसकी कॉस्ट से आपको क्या समझ आता है? हाँ जी, कैपिटल तो मैंने आपको बताया कि जहां से आपने पैसा इकट्ठा किया है उसको हम वेरियस सोर्सेज ऑफ कैपिटल बोल देते हैं। तो उसकी कॉस्ट क्या होगी? जो उस पैसे को इकट्ठा करने के लिए आपके पैसे लगे हैं, कोई एग्जांपल से इसको क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, हाँ ठीक बोल रहे हो, आपने शेयर इश्यू किए हैं, आपने उसके लिए अंडरराइटर्स हायर किए हैं। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट वगैरह आप कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो कॉस्ट तो होगी होगी, इसके अलावा हम कॉस्ट की क्या बात कर रहे हैं? जहां से भी पैसा हमने इकट्ठा किया है, जिससे भी पैसा लिया है, उसको कुछ इंटरेस्ट डिविडेंड या कुछ भी रिटर्न तो वापस करना होगा। तो वो कॉस्ट यहाँ पर हम कंपनी के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, वो आपने ठीक बोला कि इशू करने के टाइम पे जो अंडरराइटर्स हायर किए या जो भी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस इनकर के वो भी हैं, उनको भी कंसिडरेशन में लेते हुए चलेंगे। पर एक्चुअली यहाँ हम किस कॉस्ट की बात कर रहे हैं? जो इफेक्टिवली कंपनी ने इनको रिटर्न वापस करनी है, जिनसे भी पैसा लिया है कंपनी ने, वो जो पैसा रिटर्न करेंगे, दैट बिकम्स द कॉस्ट टू द कंपनी। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न ऑन the various sources of capital। ठीक है, तो इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न कि कितना इफेक्टिवली कंपनी ने जो भी सोर्स ऑफ कैपिटल है उस पर रिटर्न किया है, जिससे हमने पैसा बोरो किया था। चले तो फटाफट से कोई मुझे बता सकता है व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ कैपिटल? पैसा कहाँ कहाँ से इकट्ठा किया जा सकता है? ये, हाँ जी, शेयर कैपिटल से। ठीक है जी, तो आपने बिल्कुल ठीक बोला, इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, और लोन्स एंड डिबेंचर्स, बिल्कुल ठीक आपने बोला। ठीक है जी, हाँ बिल्कुल, वो आपने ब्रॉड डेफिनेशन बोल दी है, ओनर्स फंड एंड दी बोरोड फंड। ठीक है, तो उसमें ओनर्स फंड में क्या कुछ आ जाता है? इक्विटी शेयर कैपिटल। बोरोड फंड्स में क्या कुछ आ जाता है? आपने लोन्स एंड डिबेंचर्स बोला है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होती है। ठीक है, और आपके ओनर्स फंड में आपके क्या हो सकते? गुड मॉर्निंग जी। ठीक है, और ओनर्स फंड में और क्या कुछ हो सकता है? आपका रिजर्व एंड सरप्लसेस हो सकते हैं, एंड रिटेन्ड अर्निंग्स जिसको हम बोलते हैं, अपना खुद का पैसा जो मैंने फर्म में लगाया है। ठीक है, आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? ठीक है, जो आप अभी तक जो प्रॉफिट्स कमाते आ रहे थे ओवर द इयर्स, वो आपने एज रिजर्व सेट असाइड करके रखे हुए थे। तो जब भी आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट है, आप उन रिजर्व से पैसा उठा के वापस अपने फर्म में लगा लेते हैं। ठीक है, तो आपके रिटेन्ड अर्निंग्स जी है, जो भी रिजर्व हैं फर्म में, जिसको आपने रखा हुआ था, सेट असाइड किया हुआ था कि कभी भी जरूरत पड़ी तो उसको यूज करेंगे, तो वो भी आपके सोर्सेज ऑफ कैपिटल में हम यहाँ पर कंसिडर करते हुए चले। ठीक है, तो ये जितने जहां जहां से भी पैसा हमने इकट्ठा किया है, इसके ऊपर इफेक्टिवली जो भी रिटर्न हम वापस करेंगे टू द रिस्पेक्टिव इक्विटी शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स, या जो भी बैंक जहां से लोन लिया है, या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, या जो भी आपके रिटेन्ड अर्निंग्स है, तो उसके ऊपर जो भी इफेक्टिव रिटर्न बनती है, दैट इफेक्टिव रिटर्न इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू द कंपनी। ये चीज समझ आती है जी? प्लीज एक बार बताएंगे। चले तो आज हम फर्स्ट कैटेगरी से स्टार्ट कर लेते हैं, दैट इज कॉस्ट ऑफ डेट। ठीक है, इसको डिनोट किया जाता है बाय सिंबल के डी। ठीक है, जैसे अभी हम विशाल ने बोला था कि एक बोरोड फंड्स होते हैं, तो डेट हमारे क्या है? बोरोड फंड्स है। डेट में क्या कुछ आ सकता है, कोई बताएगा कोई? ये जो हमने ऊपर कैटेगरीज लिखी है, डेट में क्या कुछ आ जाएगा?
लोन्स एंड डिबेंचर्स, ठीक है, तो इसको हम डेट बोलते हैं, उधार जिसका हमें इंटरेस्ट पे करना होता है, ठीक है, तो बिल्कुल ठीक। तो कॉस्ट ऑफ डेट, डेट का मतलब लोन्स एंड डिबेंचर्स की कॉस्ट यहाँ पर मुझे कैलकुलेट करके बतानी है, ठीक है, दिस इज डिनोटेड बाय सिंबल केडी। अब डेट दो तरह का हो सकता है, एक होता है इररिडीमेबल डेट, एक होता है आपका रिडीमेबल डेट। कोई मुझे इसमें डिफरेंस बता सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इररिडीमेबल डेट एंड रिडीमेबल डेट? हाँ जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रिडीमेबल डेट एंड इररिडीमेबल डेट? ठीक है, तो कैसे डिफाइन कैसे करेंगे? एग्जांपल तो ठीक दिया कि लोन रिडीम नहीं हो सकता है, पर रीपे तो हो सकता है। मैंने 5 सालों का लोन लिया था, मेरे पास अभी एक सरप्लस फंड है, तो एक सरप्लस पेमेंट करके मैं उसको खत्म भी कर सकता हूँ। हाँ जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन? रिडीमेबल का मतलब क्या होता है? वापस करना। रिडीम का मतलब रीपे करना। इररिडीमेबल का मतलब वापस करना ही नहीं है। हाँ जी, इररिडीमेबल, इररिडीमेबल का मतलब तो वापस करना ही नहीं है, पैसा लो, दबाओ और खा जाओ। हाँ, ये मतलब हुआ इसका। रिडीमेबल का मतलब आपने कहा कि रीपे करना है, रिडीमेबल का मतलब रीपे करना ही नहीं है। फिर तो हर कोई यही वाला लोन लेके आएगा जब वापस करना ही नहीं है। मैं, मुझे भी कोई बता दीजिए ऐसा कोई बैंक मिलता, मैं भी ले आता हूँ कि वापस करना ही नहीं है। इसमें टाइम लिमिट है, दिस इज रीपेड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। वापस तो दोनों ने होना है। इसके लिए डिफाइंड टाइम लिमिट है कि दिस इज रिडीमेबल आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। आपने बैंक से लोन लिया था, लोन बैंक ने बोला था 5 सालों के अंदर आपको ये लोन वापस करना ही करना है, तो ये रिडीमेबल है। डिफाइंड लिमिट है कि 5 सालों के विद इन आपको इसको रिडीम करना ही है। डिबेंचर्स, आपने इरिडीमेबल डिबेंचर्स इशू किए थे, वो डिबेंचर होल्डर्स को पता है जब तक कंपनी एग्जिस्टेंस में है तब तक हमारा पैसा वापस नहीं आएगा, इंटरेस्ट तो जरूर मिलता जाएगा। जब कंपनी बंद होगी तो उस केस में हमारे डिबेंचर्स का जो पैसा है वो वापस मिलेगा। तो सच अ डेट इज नोन एज द इरिडीमेबल डेट। ठीक है, ये नहीं बोलना कि ये तो वापस नहीं करना, ये वापस करना है, वापस ये भी करना है, पर ये करना है जब कंपनी लिक्विडेट या वाइंड अप हो जाएगी, ये पे करना है आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो लिख लेते हैं, डेट विच इज टू बी रीपेड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। ठीक है, जब कंपनी लिक्विडेट या वाइंड अप होगी तभी ये आपने अगर पे करना है, तो ऐसे डेट को हम इरिडीमेबल डेट बोल देते हैं। रिडीमेबल का मतलब डेट विच इज टू बी रिडीम्ड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, 2 इयर्स, 4 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स, कुछ भी हो सकता है। अगर टाइम पीरियड ऑफ रिडेम्पशन डिफाइंड है तो वो रिडीमेबल डेट बन जाता है। अगर टाइम पीरियड ऑफ रिडेम्पशन मेंशन नहीं है तो वो इरिडीमेबल डेट की कैटेगरी में फॉल करेगा। ठीक है, और डेट में आपने बिल्कुल ठीक बोला, डेट में लोन्स एंड डिबेंचर्स को हम इंक्लूड करेंगे। कोई मुझे बताएगा डेट के ऊपर क्या चीज पे की जाती है? इंटरेस्ट, डिविडेंड या क्या चीज होती है? इंटरेस्ट होता है। ठीक है, ध्यान रखना है, डेट के ऊपर हमेशा इंटरेस्ट पे किया जाता है। ठीक है, तो चले सबसे पहले बात करते हैं इरिडीमेबल डेट की, कि कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डेट कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डेट, पहले बात करते हैं बिफोर टैक्स। ठीक है जी, सिंबल केडी ही रहेगा चाहे मैं रिडीमेबल की बात करूं या इरिडीमेबल की बात करूं। ठीक है, इसके लिए जो सिंबल हम यूज करने वाले हैं दैट विल बी केडी। तो कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स का हमारा फॉर्मूला है इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इनटू 100।
ठीक है, फॉर्मूला लिख लीजिए एक बार। तो इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इनटू 100, दैट इज द फॉर्मूला फॉर कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डेट बिफोर टैक्स। चले इंटरेस्ट की बात करते हैं। इंटरेस्ट किस वैल्यू पे निकाला जाता है? इश्यू प्राइस, प्रीमियम प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस या फेस वैल्यू? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज ध्यान रखना है। इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू। ठीक है, तो इसके साथ लिख देते हैं ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। ठीक है, डिबेंचर की वैल्यू फेस वैल्यू 100 रुपए है। आज की डेट में मार्केट वैल्यू उसकी 500 रुपए चल रही है, इंटरेस्ट फिर भी 100 पे मिलेगा। डिबेंचर 100 रुपए का है, आज की डेट में मार्केट में उसकी वैल्यू सिर्फ 10 रुपए चल रही है, इंटरेस्ट फिर भी 100 पे मिलेगा। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू या रीसेंट वैल्यूज को आपने कंसिडर नहीं करना है। इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन दी फेस वैल्यू। ठीक है जी, अच्छा ध्यान रहेगी। नेक्स्ट बात आती है नेट प्रोसीड कि व्हाट आर नेट प्रोसीड। ठीक है, नेट प्रोसीड आर इश्यू प्राइस माइनस द कॉस्ट ऑफ इश्यू। ठीक है, इश्यू प्राइस माइनस दी कॉस्ट ऑफ इश्यू। अब कॉस्ट ऑफ इश्यू जैसे अभी हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो ध्रुव ने एग्जांपल्स दिए थे कि सर इश्यू करने के टाइम पे अंडरराइटर्स को हायर किया था तो उनको कमीशन दिया होगा या ब्रोकरेज दिया होगा, ये वो चीज है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट के खर्चे किए थे इश्यू के टाइम पे, वो चीज है। ठीक है, तो इश्यू प्राइस जो भी प्राइस में इश्यू किया है, अब यहाँ पर ध्यान रखना यहाँ फेस वैल्यू नहीं लिखा है, इश्यू प्राइस है। प्रीमियम है, डिस्काउंट है, जो भी इश्यू प्राइस है। 100 रुपए का डिवेंचर आपने 110 में इश्यू किया तो यहाँ 110 की बात कर रहे हैं। 100 का डिवेंचर आपने 98 में इशू किया तो यहाँ 98 की बात करते हैं। ठीक है, तो जो भी इशू प्राइस है माइनस जो भी इशू करने के टाइम पे आपने खर्चे इंक्लूड किए हैं। ठीक है, इशू करने के लिए जो भी खर्चे आपने वहां पर पे किए हैं तो वो खर्चे यहाँ से आपने इशू प्राइस से माइनस कर देने हैं। तो नेट प्रोसीड्स का मतलब है कि नेट आपकी पॉकेट में कितना पैसा आया है। आपने इस प्राइस में इशू किया, इतने अपने खर्चे इंकर कर लिए, तो नेट जो भी पैसा आपकी पॉकेट में आया है उसको हम नेट प्रोसीड्स के नाम से यहाँ पर डिनोट करते हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इशू के लिए कई क्वेश्चंस में टर्म फ्लोटेशन कॉस्ट भी यूज की जाती है, तो ध्यान रखना है, एक ही चीज है। हाँ जी, कोई टर्म अगर नहीं समझ आती इस फॉर्मूला में तो प्लीज एक बार क्लियर कर लीजिए। हाँ जी, क्लियर है ये चीज? चले ठीक है, मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, वहां से थोड़ा क्लियर करते हैं कि किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। अ कंपनी इशूड ₹5 लाख 8% डिबेंचर्स of ₹100 each at a premium of 10%. ठीक है, कंपनी issued ₹5 लाख 8% debentures of ₹100 each at a premium of 10%. The flotation costs were say 2%. If the tax rate is say 50%, calculate cost of debt before tax and after tax. ठीक है, सिंपल सा एक छोटा सा क्वेश्चन हमने लिखा है। वो कहता है कंपनी इशूड ₹5 लाख 8% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। फ्लोटेशन कॉस्ट आपको बोला गया है 2% का है। टैक्स रेट अगर आपको दिया गया दैट इज इक्वल टू 50%। तो आपसे पूछा गया है कि आपने कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करना है बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स। हाँ जी, क्वेश्चन क्लियर है सबको? सिंपल सा है। चले तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट कितना होगा। हाँ जी युवराज, इंटरेस्ट किस वैल्यू पे लगेगा और कितना लगेगा? हाँ जी, कितनी है फेस वैल्यू, कितनी है? 5 लाख की फेस वैल्यू, बिल्कुल ठीक आपने बोला। आप कहते हैं 5 लाख की फेस वैल्यू, इंटरेस्ट का परसेंटेज कितना है? 8%। 50% तो टैक्स रेट है, तो इंटरेस्ट रेट इज 8%। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक। तो जब भी परसेंटेज डिबेंचर दिया होता है तो परसेंटेज का मतलब इंटरेस्ट रेट होती है। बिल्कुल ठीक आपने बोला है कि फेस वैल्यू दैट इज 5 लाख के ऊपर 8% का इंटरेस्ट लग जाएगा, दैट इज इक्वल टू
40,000 रुपीज। ठीक है जी। अगली चीज मुझे फॉर्मूला में क्या चाहिए, नेट प्रोसीड चाहिए। ठीक है, नेट प्रोसीड्स का फॉर्मूला हमने लिखा इश्यू प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ इश्यू। आदित्य इश्यू प्राइस कितना है? आदित्य व्हाट इज द इश्यू प्राइस? 5 लाख रुपीज। हाँ जी ठीक बोला इन्होंने। आदित्य बोल रही है कि 5 लाख इज द इश्यू प्राइस। 5,50,000 इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो 5 लाख की चीज मैंने 10% प्रीमियम में इश्यू की है, तो इसका मतलब 5,50,000 रुपीज ये मेरी इश्यू प्राइस की वैल्यू बन जाती है। हाँ जी आदित्य, ये चीज क्लियर है? चले, अब कॉस्ट ऑफ इश्यू आपको बोला गया है 2%। तो जब भी परसेंटेज में दिया गया होगा कॉस्ट ऑफ इश्यू, दैट इज 2% ऑफ इश्यू प्राइस। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। जब भी परसेंटेज फॉर्म में आपको कॉस्ट ऑफ इश्यू दिया गया होगा, तो दैट परसेंटेज इज अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ द इश्यू प्राइस। तो कॉस्ट ऑफ इश्यू हो जाएगा 5,50,000 का 2%, दैट इज इक्वल टू 1,100 या 11,000, 11,000 रुपीज। ठीक है जी, अब इसको निकाल लेते हैं। नेट प्रोसीड्स की वैल्यू हो जाएगी 5,50,000 माइनस 11,000, दैट इज इक्वल टू 5,39,000 रुपीज। ठीक है जी, अब इसको फॉर्मूला में डालते हैं, कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स, दैट इज द फॉर्मूला हमने लिखा था इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इनटू 100। ठीक है जी, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इनटू 100, ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। इंटरेस्ट हमने निकाला कितना है, 40,000। नेट प्रोसीड हमने निकाली, दैट इज इक्वल टू 5,39,000 इनटू 100 करते हैं। एक बार बताएंगे क्या आंसर आता है? 7.27% आ जाता है। तो इसका मतलब है इफेक्टिवली हम 7.27% अपने डिबेंचर होल्डर्स को रीपे करते हैं, जितना पैसा हमने उनसे कलेक्ट किया। ठीक है, देखने को लगता है कि 8% हमने इंटरेस्ट दिया है। इफेक्टिवली बात करें, प्रीमियम भी लिया था, सब कुछ लिया था, तो इफेक्टिवली वी आर ओनली रीपेइंग देम 7.27% ऑफ द इंटरेस्ट बिफोर द कंसिडरेशन ऑफ टैक्स। प्लीज एक बार ये देख के बताइएगा, ये फॉर्मूला या कोई कैलकुलेशन अगर आपको नहीं समझ आई है तो मैं वापस से आपको एक्सप्लेन करता हूं। हाँ जी, सिंपल है, क्लियर है। ठीक है, ऐसे ही उसने आफ्टर टैक्स पे पूछा है, तो कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स का फॉर्मूला कितना है, क्या है? ठीक है, कुछ नहीं करना, सिंपल सा इंटरेस्ट, इसको 1 माइनस टैक्स से आपने मल्टीप्लाई करना है अपॉन नेट प्रोसीड्स इनटू 100। ठीक है, तो ये इतना सा फॉर्मूला आप चेंज करेंगे तो वो कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स का फॉर्मूला आपका बन जाएगा। तो इंटरेस्ट कितना था हमारा? हाँ जी, मैं वो हाँ ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स, इसका फॉर्मूला मैंने लिखा है इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स रेट। ठीक है, इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 100। ठीक है, सेम ये जो फॉर्मूला लिखा था इंटरेस्ट के साथ, बस मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस टैक्स रेट से। ठीक है जी, तो कैलकुलेट करते हैं। 40,000 का इंटरेस्ट था, 1 माइनस टैक्स रेट कितना था, 50% अपॉन नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड्स हमने निकाली थी 5,39,000 इंटू 100। देखना जी क्या आंसर आएगा। देखना कितना आता है जी, 3.63 समथिंग आ जाएगा। 0.5, 50% है ना, 50% इज 50 बाय 100, 0.5, 3.71। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाता है, दैट इज इक्वल टू 3.71%।
तो ये हमारे आंसर्स हो जाएंगे। कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स दैट इज 7.27% एंड कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स दैट इज इक्वल टू 3.71%। प्लीज एक बार देख के बताइएगा, कोई चीज अगर नहीं समझ आई है तो वापस एक बार डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो एक ये रेक्टिफाई कर लेना, एक 7.27 पहले आपने बोला था, ये कह रहे हैं कि 7.42% है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल मैं लिखा हूं, प्लीज इसको एक सॉल्व करके बताएंगे क्या आंसर होना चाहिए है। अ कंपनी इशूड 10,000 12% debentures of rupees 100 each at a discount of 5%। ठीक है, फ्लोटेशन कॉस्ट 2 रुपीज पर डिबेंचर। ठीक है, फ्लोटेशन कॉस्ट आपको दी गई है, दैट इज 2 रुपीज पर डिबेंचर। टैक्स रेट इज से 40%। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डेट। ठीक है, एक चीज ध्यान रखते हैं, जब भी टैक्स रेट दिया है और कॉस्ट ऑफ डेट आपसे पूछा गया है तो कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स का आंसर आपको कैलकुलेट करके बताना। चलिए फटाफट से मुझे इसका आंसर कैलकुलेट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो आदित्य ने बोला कि इसमें इंटरेस्ट कितना आता है, दैट इज इक्वल टू 1200। एक बार बताएंगे आदित्य आपने कैसे कैलकुलेट किया है इंटरेस्ट। 10,000 का 12% दैट इज इक्वल टू 1200 इन्होंने कैलकुलेट किया है। हाँ जी, कोई इसको ये आंसर को डिफेंड करते हैं या कोई ऑफेंड भी कर रहा है कि ये नहीं है, कुछ और आंसर है। गलत है, क्या गलती है इसमें। ये नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं, ध्यान से देखना है क्वेश्चन में। पिछले में मैंने ₹5 लाख लिखा था, इसमें 10,000 डिबेंचर्स लिखा है, तो इसका मतलब है 10,000 फेस वैल्यू नहीं है, दीज आर दी नंबर ऑफ डिबेंचर्स। तो फेस वैल्यू कितनी बनती है, 10,000 डिबेंचर्स हैं, एक की फेस वैल्यू आपको 100 रुपए दी गई है, तो इसका मतलब है 10 लाख रुपीज ये आपकी डिबेंचर्स की फेस वैल्यू बनती है। हाँ जी, प्लीज ये देख के बताइएगा, ये चीज क्लियर है। ठीक है, छोटी सी चीज है, रुपीज के आपने ध्यान रखना है। रुपीज गिवन है इसका मतलब ऑलरेडी फेस वैल्यू है, रुपीज नहीं गिवन तो इसका मतलब नंबर ऑफ डिबेंचर्स दिए गए हैं। ध्रुव आपने कुछ बोला बीच में। हाँ जी, कैसे काम है नेट प्रोसीड। ठीक है, इंटरेस्ट 1,20,000 का फेस वैल्यू, जो आपने बोला कि 10,000 इंटू 100 किया, 10 लाख की फेस वैल्यू, उसके ऊपर 12% डाला, तो इसका मतलब इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा 1,20,000 का। अब बात करते हैं नेट प्रोसीड्स की। नेट प्रोसीड्स होती है इशू प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ इशू। इशू प्राइस कितना है, 10,000 डिबेंचर से 100 रुपए की फेस वैल्यू थी, 5% के डिस्काउंट पे इशू किया था, तो इसका मतलब 95 पे इशू किया था, 9,50,000 रुपीज। ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ इशू, कॉस्ट ऑफ इशू में आपने क्या बोला, वो कहता जितने डिबेंचर्स हैं पर डिबेंचर 2 रुपए का खर्चा है, तो 10,000 डिबेंचर्स है, 2 रुपए का खर्चा, तो इसका मतलब 20,000 का खर्चा हो गया। तो मेरे नेट प्रोसीड्स की वैल्यू आ जाती है, दैट इज इक्वल टू 9,30,000 रुपीज। अब इसको फॉर्मूला में डालते हैं, कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट into 1 minus tax rate upon net proceeds into 100। तो इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया 1,20,000, टैक्स रेट 1 माइनस 40% अपॉन नेट प्रोसीड्स दैट इज 9,30,000 into 100। तो ये हमारा कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स का आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये अभी हमने डिस्कस किया था कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट। ठीक है, डिनोट तो इसको भी आपने केडी से करना है। तो इसमें कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स का फॉर्मूला होता है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स दैट इज इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस रिडेम्पशन वैल्यू
माइनस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय एन होल डिवाइडेड बाय रिडेम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2 होल इंटू 100। ठीक है, तो फॉर्मूला है इंटरेस्ट प्लस रिडेम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय एन होल डिवाइडेड बाय रिडेम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय 2 इनटू 100। ठीक है, जिसमें इंटरेस्ट जो हमने बात की है दोबारा से फेस वैल्यू पे ही रहेगा। ठीक है, इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, यहां डिवाइडेड बाय एन है, ये डिवाइडेड बाय 2 है। ठीक है, नेट प्रोसीड्स भी सेम है हमारी, नेट प्रोसीड्स में भी कोई चेंज नहीं है। नेट प्रोसीड्स आर इक्वल टू इश्यू प्राइस माइनस द कॉस्ट ऑफ इश्यू। ठीक है, तो दोनों टर्म्स को पिछले फॉर्मूला में भी हमने यूज की थी, तो ये बिल्कुल सेम वैसे ही है, कोई चेंजेस नहीं है। दो चीजें इसमें नई आई हैं, एक तो एन है, एन का मतलब है नंबर ऑफ ईयर्स आफ्टर विच द डेट विल बी रिडीम्ड। ठीक है, कितने सालों के बाद जो डेट को आपने रिडीम करना है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन। अगर आपको दिया है डिबेंचर्स वर टू बी रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स, तो इसका मतलब एन यहाँ पर आपका 5 बन जाएगा। ठीक है जी, और लास्ट एक नई टर्म जो इसमें है दैट इज द रिडेम्पशन वैल्यू। क्या मतलब होगा रिडेम्पशन वैल्यू का? हाँ जी, रिडेम्पशन वैल्यू से आपको क्या समझ आता है? रिडेम्पशन वैल्यू ज्यादा नहीं सोचते, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जितना आपको समझ आए उतना आंसर दीजिए। रिडेम्पशन वैल्यू, जिस वैल्यू पे रिडीम कर रहे हैं उसको रिडेम्पशन वैल्यू बोलेंगे। वो देखेंगे क्वेश्चन में कि क्या है, आप फॉर्मूला क्यों बना रहे हैं कि जरूरी के इंटरेस्ट देंगे, ये देंगे, वो देंगे। जिस वैल्यू पे रिडीम करेंगे, सिंपल सी बात। ठीक है, कई बार ज्यादा दिमाग लगाना भी थोड़ा सा हानिकारक हो जाता है, तो आप ज्यादा डिटेल में चले गए हैं। तो रिडेम्पशन वैल्यू सिंपल सी अभी की बात करते हैं कि जिस वैल्यू पे रिडीम करेंगे डिबेंचर्स को, उसको रिडेम्पशन वैल्यू बोल दिया जाए। ठीक है, तो द वैल्यू एट विच द डिबेंचर्स या डेट इज रिडीम्ड, कि जब मैंने इनको पैसा वापस किया तो वापस करने के टाइम पे क्या टोटल अमाउंट इनको पे की, वो इसकी रिडेम्पशन वैल्यू बन जाएगी। अब वो टोटल वैल्यू में क्या कुछ इंक्लूडेड है वो आपको वहां कैलकुलेट नहीं करना होगा, रिडेम्पशन वैल्यू किसी ना किसी तरीके से आपको दी गई होगी। ठीक है ध्रुव, जो आप बोल रहे थे कि इंटरेस्ट निकालते हैं, फेस वैल्यू निकालते हैं और बाकी जो भी पैसा एक्यूमुलेट हुआ वो निकालते हैं, इतनी कैलकुलेशंस आपको वहां नहीं करनी होगी। रिडेम्पशन वैल्यू किसी ना किसी तरीके से आपको क्वेश्चन में गिवन मिले। ठीक है जी, तो ये फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है, ये आपका आंसर कैलकुलेट हो जाएगा कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स का। ठीक है, ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स, तो सेम फॉर्मूला, बस इंटरेस्ट के साथ टैक्स रेट आपने अप्लाई कर देना है। तो इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस दी टैक्स रेट प्लस रिडेम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय एन होल डिवाइडेड बाय रिडेम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला है, बस इंटरेस्ट के साथ टैक्स रेट का कंपोनेंट हमने यूज कर दिया है। ठीक है, द रेस्ट ऑफ द फॉर्मूला रिमेन्स दी सेम। ठीक है, एक बार इसको फटाफट से लिख लीजिए, फिर मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं, अ कंपनी इशूड ₹10 लाख 9% डिबेंचर्स of ₹100 each at a premium of 10% to be redeemed after 5 years at a premium of 20%. Cost of issue ₹1 per debenture,
टैक्स रेट इज से 50%, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डेट। ठीक है, सिंपल सा इक्वेशन, फटाफट से इसको लिख लीजिएगा। वो कहता है अ कंपनी इशूड ₹10 लाख 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 each at a premium of 10% to be redeemed after 5 years at a premium of 20%. कॉस्ट ऑफ इशू ₹1 पर डिबेंचर आपको दी गई है। ठीक है, टैक्स रेट 50% दिया गया है, तो आपने कैलकुलेट करके बताना है व्हाट शुड बी दी कॉस्ट ऑफ डेट। ठीक है, तो अभी हमने डिस्कस किया था कि जब भी टैक्स रेट दिया गया होगा तो बाय डिफॉल्ट मुझे कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स का आंसर वहां पर कैलकुलेट करके बताना होगा। ठीक है जी, क्वेश्चन लिखते हैं सबने, क्लियर है सारी टर्म्स, सारी चीजें। चले, सबसे पहले आदित्य मुझे इंटरेस्ट बताएंगे, इंटरेस्ट कितना होगा और किस वैल्यू पे लगेगा। 10 लाख की वैल्यू पे कितना इंटरेस्ट? 9%। ठीक है, अब ध्यान रखना है यहाँ रुपीज गिवन है, तो इसका मतलब दिस इज ऑलरेडी दी फेस वैल्यू ऑफ दिस गिवन डिबेंचर्स। तो 10 लाख का 9%, बिल्कुल ठीक आपने बोला, तो 90,000 इज द वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, चले ध्रुव मुझे इश्यू प्राइस बताएंगे कितना होगा? 110 हो जाएगा। तो आपने बोला कि ₹110, दैट इज 100 प्लस 10%। तो ये तो एक डिबेंचर का होगा, कितने डिबेंचर है? 10 लाख नहीं है, वो फेस वैल्यू है। तो अगर हम नंबर ऑफ डिबेंचर्स की बात करते हैं, 10 लाख टोटल फेस वैल्यू है, एक की फेस वैल्यू ₹100 की है, तो इसका मतलब है 10,000 डिबेंचर्स हमारे बन जाते हैं। ठीक है जी, ध्यान रखना है, अब 10 लाख से मल्टीप्लाई कर दोगे तो गलत हो जाएगा। या तो 10 लाख में डायरेक्टली 10% ऐड करिए, वो 11 लाख की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप पर डिबेंचर निकाल के कर रहे हैं तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालिए, उसके अकॉर्डिंग आपको ये कैलकुलेशन करनी होगी। तो 10 लाख टोटल फेस वैल्यू, एक की फेस वैल्यू 100, तो इसका मतलब 10,000 डिबेंचर्स हैं जो यहाँ पर आपने इशू किए हैं। तो एक का आपने बिल्कुल ठीक बोला, 100 प्लस 10%, तो इसको नंबर ऑफ डिबेंचर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारी इशू प्राइस की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। अरम, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इशू? हाँ जी अरम, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इशू? कॉस्ट ऑफ इशू जी ₹1 पर डिबेंचर बोला था उसने। 1 इंटू 10 लाख या समथिंग एल्स? 10,000। ध्यान रखना है ₹1 पर डिबेंचर बोला है उसने, तो नंबर ऑफ डिबेंचर हमने कैलकुलेट किए 10,000, तो 1 इंटू 10,000, तो इसका मतलब ₹10,000 मेरे कॉस्ट ऑफ इशू की वैल्यू बन जाएगी। अर्जुन, व्हाट इज द रिडेम्पशन वैल्यू? हाँ जी अर्जुन, व्हाट इज द रिडेम्पशन वैल्यू? To be redeemed after 5 years at a premium of 20%. So what becomes the redemption value? प्रीमियम ऑफ 20%, तो ₹100 का डिबेंचर था, 20% प्रीमियम, तो इसका मतलब 120 में वापस कर रहे हैं। एक डिबेंचर इंटू नंबर ऑफ डिबेंचर्स दैट इज इक्वल टू 10,000, तो इसका मतलब 12 लाख रुपीज बिकम्स द रिडेम्पशन वैल्यू। समझ आई ये चीज? आदित्य, व्हाट इज एन? आदित्य, व्हाट इज एन? कितने? 5। ठीक है, तो एन 5 इयर्स उसने बोला है कि 5 सालों के बाद आपने रिडेम्पशन करनी है, तो एन हमारा 5 बन जाता है। तो सारी चीजें मिल गई, फॉर्मूला में डालना है, आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। तो देखते हैं क्या वैल्यू हो जाएगी। इंटरेस्ट 90,000, टैक्स रेट 1 माइनस 50% प्लस रिडेम्पशन वैल्यू कितनी है? 12 लाख। नेट प्रोसीड, चलिए हमने नेट प्रोसीड नहीं निकाली थी, नेट प्रोसीड भी कैलकुलेट करते हैं। जब तक नेट प्रोसीड की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या फॉर्मूला था? इशू प्राइस 11 लाख, कॉस्ट ऑफ इशू दैट वाज 10,000, तो इसका मतलब 10,90,000 रुपए ये मेरी नेट प्रोसीड की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, इशू प्राइस ये 11 लाख निकाला था, कॉस्ट ऑफ इशू ये 10,000 था, दोनों को रिड्यूस किया, तो ये हमारी नेट प्रोसीड की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो 12 लाख माइनस 10,90,000 डिवाइडेड बाय एन दैट इज 5,
होल डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स 12 लाख प्लस सॉरी रिडेम्पशन वैल्यू 12 लाख, नेट प्रोसीड्स 10 लाख 90,000 डिवाइडेड बाय 2 होल इनटू 100। तो देखना है क्या आंसर आ जाता है। तो 45,000 प्लस ये कितना हो जाएगा जी, 1,10,000 डिवाइडेड बाय 5 22,000 डिवाइडेड बाय दिस इज 22,90 11,45,000 इनटू 100। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिएगा क्या आता है। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। 45,000 दिस इज 1,10,000 डिवाइडेड बाय 5 22, ठीक है। 12 2290 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 1145 इनटू 100। ठीक है जी, एक बार देखना क्या वैल्यू आ जाती है, इसका आंसर क्या आ जाता है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि इसका आंसर 6.72% कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज एक बार रेक्टिफाई कर लीजिएगा। 6 पॉइंट समथिंग नहीं है, 5.85% कह रहे हैं कि इसका आंसर कैलकुलेट हो रहा है। आदित्य प्लीज एक बार रेक्टिफाई कर लेना, आपने कहीं कैलकुलेशन एरर कर दिया।